हाँ दीजिए, तो बुक दीजिए। अवकल समीकरण 16 तक ना, नहीं 16वां हमने बताना है। हाँ चलिए 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ है क्या? अवकल समीकरण है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, है ना। और कह रहा है बिंदु दिया हुआ है। ये बिंदु देने का तात्पर्य यह है कि x वैल्यू 1 रखना है, y का वैल्यू क्या रखना है -1, c निकालने के लिए दिया हुआ है। तो कह रहा है गुजरने वाले वक्र ज्ञात करें। वो कुछ नहीं है, वही बात है, डिफरेंशिएशन वगैरह करना है। चलिए हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस टू इंटू वाई प्लस टू अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा ना, एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा dy बराबर dx इधर चला जाएगा ना, x प्लस टू इंटू वाई प्लस टू अपॉन एक्स वाई इंटू डी एक्स के साथ केवल x वाला रहेगा, मतलब ये ऊपर ये रहेगा, नीचे ये रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा। तो ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर है तो कहाँ चला आएगा, नीचे। dy इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स, सही है। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेट करेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आप लोग हो सके तो इस बात को रट लीजिएगा और नहीं तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। क्या रटना है इसमें? रटना ये है कि ऊपर भी एक घात है और नीचे भी क्या है, एक घात है। तो ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो नीचे जैसा ही ऊपर वाले को भी बनाया जाता है, ठीक है। तो वाई प्लस टू हो गया। दिक्कत यह है वाई को वाई प्लस टू लिखना गलत बात है, नहीं। अरे वाई है तो वाई प्लस टू, दोनों एक ही जैसे थोड़ी एक लिख देंगे आप। तो -2 भी कर दीजिए, है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा अभी पता चलेगा, कुछ समय बाद क्या फ़ायदा होगा। देखिए सही लिखे हैं ना। और ये हो जाएगा dy और इसको भी बांट दीजिएगा, ठीक है। तो x का x को कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि y प्लस टू जब इसका बटा होगा तो कट करके 1 आ जाएगा, और इसका जब बटा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, y प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, dy। अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका जो इंटीग्रेशन है वही 1 प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए इसका 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y। क्यों ऐसा सब मार्कर के यहाँ चल रहा है? और ये 2 कहाँ चला जाएगा, बाहर। और 1 कुछ होता है तो log हो जाता है ना। log क्या हो जाएगा, y प्लस टू इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाता है, 1 का हो जाएगा x प्लस 2 बाहर चला जाएगा, 1 अपन x का क्या हो जाएगा, log x। अब प्लस क्या लग जाएगा, c तो लगेगा ना, c लग जाएगा। अब x बराबर किस पर, 1 और y बराबर -1 पर, यही ना देखना है, तभी तो c निकलेगा। तो वापस इसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। तो रखिए y बराबर क्या रखिएगा, -1 -2 इंटू लॉग y प्लस टू, मतलब -1 प्लस 2, है ना। x का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू लॉग x का मान क्या, 1 प्लस c, -1 -2 इंटू लॉग 1, है ना, प्लस इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि log 1 का मान 0 होता है। ये भी log 1 है, ये भी 0, तो -1 है, 0 हो गया, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बराबर क्या बचा, 1 प्लस क्या बचा, c, यानी c का मान क्या आएगा, आएगा ना -2। इसलिए जब c का मान इसमें -2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 log y प्लस 2, ये y -2, ठीक है ना, सब सही है, इक्वल टू x प्लस 2 log x, अब प्लस c का मान क्या है, -2 है ना, तो -2 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, log वाले को एक तरफ भेज रहे हैं, जो log वाला नहीं उसको एक तरफ। y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये log x स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके यहाँ पे चला जाएगा पावर में ना, और ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी 2 इसका पावर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, log y प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डेट y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर log m प्लस log n, क्या होता है, log mn होता है ना, तो हो जाएगा log x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, यही आपका आंसर हो जाए। देखिएगा क्या आंसर दिया है, आंसर यही दिया है, बिल्कुल यही दिया, सेम टू सेम। चलिए ठीक है, तब बना लीजिए, क्या था
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17, ठीक है। ठीक है, 17 में जो है ना कुछ लैंग्वेज जैसा दिया है ना, उतना भी भारी नहीं है ना। बहुत सारे लड़के इसको देख करके टेंशन में आ जाते हैं कि भाई कैसे बनेगा 17, है ना। देखिए हम बता रहे हैं, दिख रहा है ना ये वाला बिंदु 0,-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करें। मैंने बिंदु दिया हुआ है सी का मान निकालने के लिए, जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब एक कर्व है, ठीक है ना, और वो कर्व किससे गुजर रहा है, एक बिंदु है 0,-2 से गुजर रहा है, और एक बिंदु है और x, y, और इसी पर प्रवणता, प्रवणता मतलब होता है स्पर्श रेखा, ठीक है ना, सीधा सा बात। x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक, नहीं जी, के गुणनफल, और नहीं इसमें दिया है स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक के गुणनफल, दोनों को एक साथ रखना है, नहीं गुणा करके। तो ये दोनों को गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, x। बात यह है कि इस जो ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब होता है dy/dx। बताए थे ना हम एक बार, जब हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल, उसको हम क्या बोलते हैं उसको, अवकलज जब पढ़ा रहे थे, नहीं कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ा रहे थे, उसमें हम बताए थे ना कि dy/dx मतलब क्या होता है, नहीं संततता जब पढ़ा रहे थे तो संततता और अवकलनीयता का मतलब क्या होता है, नहीं तो अवकलनीयता मतलब होता है कि हम उस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं। मैंने dy/dx निकाला जाता था, dy/dx निकल गया मतलब स्पर्श रेखा खींचा जा सकता। वही कहानी यहाँ पे है कि इस बिंदु का जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा का प्रवणता मतलब क्या हो जाएगा, dy/dx। तो प्रश्न ये कह रहा है ना, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि x, y पर स्पर्श रेखा का प्रवणता, ठीक है ना, और इसका y निर्देशांक का गुणनफल, यही ना कह रहा है, और इसके y निर्देशांक का गुणनफल किसके बराबर हो जा रहा है, x निर्देशांक के बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, तो क्या करना है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसी को इसी कर दीजिए, वही इंटीग्रेट कर दीजिए इसी तरह करके, अलग अलग करके, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल। तो ये हो जाएगा y dy बराबर क्या हो जाएगा, x dx। नहीं हो जाएगा, देखो इतना इजी है, अरे नहीं उस तरह दिया था, वैसे तो ये तो बहुत इजी है। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे करके, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कितना इजी। x बराबर किस पर, 0, y बराबर किस पर, c का मान निकालना है। आ तो गया, x का मान, y का मान जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/2, 0/2 और प्लस क्या हो जाएगा c, सब मिला जुला के c का मान क्या आया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, y²/2 बराबर x²/2 और प्लस का क्या हो जाएगा 2, y²/2 बराबर ये 2 हो जाएगा, x² + 4 हो जाएगा, 2 से 2 उड़ गया, ये आया y² बराबर x² + 4, नहीं आ गया। अच्छा मन कर तो लिख दीजिए y² - x² बराबर 4। आंसर क्या दिया है, यही दिया है आंसर। क्या इस 2 मिनट का तो सवाल है, बस भूलियाने के लिए उतना कथा कहानी लिख दिया है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट 18 नंबर क्या है, एटीन नंबर क्या कह रहा है, एक वक्र किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, फिर से वही बात बोला है, नहीं जी, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy/dx, ठीक है। स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की कितनी गुनी है, दुगुनी है। बात यह है कि एक कर्व है, इसमें भी क्या है, x, y है, और x, y पर से ये जो स्पर्श रेखा का जो प्रवणता है वो क्या है, dy/dx है। और एक और चीज दिया है कि स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाला रेखाखंड, एक और बिंदु दिया है, वो क्या दिया है आपका, -4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड, और इसका क्या
इसका प्रवणता। तो जब दो गो बिंदु दिया होता है, प्रवणता निकालना होता है, ढाल निकालना होता है, तो क्या करते हैं जी, y वाले घटा करके ऊपर, x वाले घटा करके नीचे, समझ में आ रहा है ना। तो इसका प्रवणता क्या हो जाएगा, y में से इसको घटाएंगे y वाले को, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, y+3 ऊपर हो जाएगा और x+4 कहाँ हो जाएगा नीचे, क्योंकि हटा रहे हैं ऑलरेडी माइनस है तो माइनस। तो प्रवर्तन समझ में आ रहा है ना, दो तरीका से होता है, एक होता है dy/dx किसी बिंदु पर, है ना। और जब दो बिंदु दिया होता है तो एक बिंदु तो देवे किया है, एक बिंदु कौन सा दिया है, x, y, और दूसरा बिंदु कौन सा दिया है, -4, -3, दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड का प्रवर्ता, ठीक है ना। ये जो प्रवर्ता है वह इस प्रवर्ता का कितना गुना है, 2 गुना है। एक प्रवर्ता हो गया dy/dx, ये स्पर्श रेखा का प्रवर्ता है, और y+3/x+4 ये किसका प्रवर्ता है, इस रेखाखंड का प्रवर्ता। तो इसका प्रवर्ता, इसका जो स्लोप है, ठीक है ना, वह इसके कितने इससे कितना गुना है, 2 गुना है। तो ये 2 गुना है ना, तो इसमें हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज और दिया है, एक चीज और क्या दिया है कि वक्र का बिंदु दिया है -2, जिस तरह इसमें नहीं दिया था उसी तरह इसमें दिया है, लेकिन ये कहाँ दिया है, ये वक्र के बाहर है, ठीक है ना, ये अलग चीज है। तो ये क्यों दिया है, x का y का मान रखने के लिए, c का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए इसको बना लीजिए, और क्या नहीं, इसी को ना बनाएंगे जी, तभी तो समीकरण निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा dy/dx, तो dy लिख लीजिए 2 × y+3/x+4 इंटू क्या हो जाएगा, dx के साथ ये वाला रहेगा ना, y वाला तो इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/y+3 dy इक्वल टू क्या होएगा बताइए, 2/x+4 dx होगा ना। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, y+3 dy, इस इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 बाहर निकाल दो, ठीक है, x+4 dx। इसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log y+3, ये हो जाएगा 2 बाहर है तो log x+4 अब प्लस c ना, हम देख रहे हैं सब जब लॉगे में है तो c को भी लॉग में मान लेंगे, ऐसा थोड़ी पहली बार मानने हैं, बहुत बार माने हैं। x बराबर किस पर, x बराबर -2 और y बराबर 1 पर, नहीं थोड़ा c का वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ पे रखिए log y+3 माने 314 लिख दें क्या, इक्वल टू 2 × log x+4, x का मान -2 है ना, तो केवल हम 2 लिख दें, और प्लस c log c, ठीक है। तो ये बताइए ये क्या है, log 4 है तो log 4 लिख सकते हैं, और ये क्या है log 2 है ना, तो 2 इसका पावर चला नहीं जा सकता है, तो ये भी 4 हो जाएगा, नहीं अब प्लस log क्या हो जाएगा c, ठीक है। तो log 4 से log 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। log c का मान कितना आया है, log c का मान आ गया 0, और इस 0 को क्या लिखेंगे, log कितने का वैल्यू 0 होता है पता है ना, log 1 का। तो कंपेयर करेंगे तो c का मान क्या निकल के आया, ना, log c का मान 1 निकल के आया, माने c का मान 1 निकल के आया, ठीक है। तो याद तो छोड़िए ना, इसको बातें छोड़िए, क्या जरूरत है, हमको कांस्टेंट का मान चाहिए ना। तो log c यहाँ पे है, log c का मान 0 रख देंगे, बातें खत्म। और नहीं तो उस तरह भी 1 रखेंगे, c का मान तो 0 ही तो आएगा, नहीं आएगा तो उसको हटा दीजिए। तो दिस इम्प्लाइज एट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब दिस इम्प्लाइज एट ये हो जाएगा, नहीं इसलिए फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, log y+3 इक्वल टू 2 log x+4, तो 2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा log y+3 इक्वल टू log x+4 का होल स्क्वायर। log से log हट जाएगा ना, y+3 बराबर क्या होगा, x+4 का होल स्क्वायर। देखिएगा ये आंसर आया है क्या, log c का मान नहीं रखिएगा 0, तो क्या फायदा है, आंसर देखिए कितना है, कौन सा नंबर है ये, 18 नंबर है ना, 18 नंबर का कितना आंसर आया, इतना ही है, कहिए ना y+3 बराबर, बना लीजिए, क्या है, कुछ है इसमें, कुछ, ठीक है। हाँ ये थोड़ा नया चीज है, ठीक है ना, कि स्पर्श रेखा जो x, y है, इसका जो प्रवर्ता है, इस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसका जो प्रवर्ता dy/dx है वह 2 गुना है। किससे 2 गुना है, तो इस स्पर्श रेखा से एक और कनेक्ट कर रहा है लाइन, और इस जो रेखाखंड है ना इसका प्रवर्ता, तो इसका मतलब 2 पॉइंट का प्रवर्ता निकालने का भी आना चाहिए, है ना। तो y वाले घटा के ऊपर रख देते, x वाले घटा के नीचे रख देते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, समझने वाला क्वेश्चन है।
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 19 नंबर, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा से भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। समझ में आ रहा है जी? मतलब हम आपको इस तरह का हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा चुके हैं? गुब्बारा बदल रहा है, घन का किनारा बदल रहा है लगातार, नहीं पढ़ा है हम? समय के सापेक्ष नहीं, परिवर्तन की दर पढ़ा है ना, वही चीज़ है इसमें। गोलाकार गुब्बारा का आयतन न बदल रहा है, मतलब माना गुब्बारे का आयतन क्या है? गुब्बारे का आयतन बराबर भी है, और त्रिज्या क्या मान लिया गया? त्रिज्या r मान लिया गया, ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि गुब्बारे में जो परिवर्तन का दर है ना, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष ने दिया है जी। गुब्बारे में का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। स्थिर गति से बदल रहा है मतलब कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है? अचर है, ये अचर है। जब उसको फुलाया जा रहा है ना, तो अचर पद से वो बदल रहा है लगातार, ठीक है ना। हाँ, वो बदल रहा है लेकिन अचर से बदल रहा है, इसीलिए हम इसको के मान लिए हैं। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई, आरंभ में 3 इकाई मतलब 2 गो स्थिति दिया है, ठीक है ना। स्थिति 2 ठो दिया है। पहला स्थिति कौन सा दिया है? तो दिया है जब t बराबर क्या हो जाए 0, तब r का मान क्या हुआ करता है? 3। आरंभ में, आरंभ मतलब जब समय शुरू हुआ था, नहीं समय शुरू हुआ था मैंने टाइम जब 0 था। और दूसरा स्टेज क्या है? पहला स्टेज तो ये है, दूसरा क्या है स्थिति? तो दूसरी स्थिति ये है कि जब t बराबर कितना सेकेंड हो गया? 3 सेकेंड, तब r त्रिज्या कितना बढ़ गया? 6 इकाई हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये दोनों स्टेज दिया है, इन दोनों का यूज आएगा। और तब हमको फाइनल आंसर जो निकालना है वो t समय बाद जो है ना, जब समय कितना दिया है, समय जब दिया है t, तब हमको बताना है कि त्रिज्या का मान कितना है, मतलब सब मिला जुला करके हमको r निकालना है, ठीक है। तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब आराम से जो दिया है उसको लेकर चला जाए। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट किया जाए, इसका पहले इक्वेशन निकाला जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे हो जाएगा? d/dt, v का मान क्या रखेंगे? गुब्बारे का आयतन है तो 4/3 पाई r क्यू होता है ना, गोले का आयतन, गुब्बारे का आयतन बराबर के। ये हो जाए 4/3 पाई कांस्टेंट है ना, 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा। d/dt क्या बचेगा? r³ बचेगा ना, इक्वल टू k। 4/3 पाई ये क्या हो जाएगा? 3r² हो जाएगा ना, और dr/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन सा है? ये है 4/3 पाई है अलग, ठीक है। तो और 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई। r² के साथ कौन रहेगा? dr नहीं, और इधर k के साथ कौन रहेगा? dt। हालांकि k भी कांस्टेंट है ना। दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई कांस्टेंट है तो हट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होने लगेगा। k है हट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होने लगेगा, तो ये 4 पाई हो जाएगा। और ये हो जाएगा r⁻³ और ये हो जाएगा प्लस c, सही है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dt केवल t होता है ना, प्लस c। तो ये आ गया आपका क्या? 4/3 पाई r³ इक्वल टू kt प्लस c। अब इसी में हमको रखना है, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट स्थिति में क्या है? फर्स्ट में ये है कि जब t बराबर 0 तो r बराबर कितना है? 3। तो इसमें रखेंगे ना हम, तभी तो c का मान आएगा, k का मान आएगा। दो चीज हमको नहीं पता है, k का भी मान नहीं पता और c का भी मान नहीं, इसीलिए 2 स्टेज दिया है। वो समझ में आ रहा है ना। पहले एक ही था, c का मान नहीं पता होता था तो केवल एगो स्थिति देता था, अब यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। बस यही और अंतर, कुछ नहीं है। इसलिए 4/3 पाई है तो पाई r³ मतलब 3 का क्यूब ना, इक्वल टू kt प्लस c। तो ये तो 0 हो गया, बचा कौन? c इक्वल टू ये 3 3 9 चौका 36 पाई। समझ में आया? एगो 3 से एगो 3 कट गया, 3 का स्क्वायर बचा, 9 चौका 36। तो c का मान देखो आगे कितने इजी तरीके से ना। स्टेज सेकेंड में, स्टेज सेकेंड, स्थिति सेकेंड है, स्थिति सेकेंड। ये क्या कह रहा है? जब t बराबर क्या हो जाए? 3, तो r का मान क्या हो जा रहा है? 6। इसलिए मान रखिए 4/3, इसलिए 4/3 पाई r³ मतलब 6 का क्यूब नहीं, बराबर k
के का मान नहीं पता है, टी का मान पता है 3, नहीं जी, आप प्लस सी का भी तो मान पता चल गया, सी का भी मान पता चल गया कितना, 36 पाई, 36 पाई। एकदम आराम से बनाना है। 4 पाई, 3 से 6 कटेगा ना 2 बार में, तो बाकी 6 का स्क्वायर तो बचेगा ना 36। अब बराबर 3k प्लस 36 पाई, है ना, यहाँ से के का मान आएगा। बात यह है कि गुणा कीजिए, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 पाई गुणे 36, 3k प्लस 36 पाई, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं 3k का मान। दिस इम्प्लाइज डेट 3k बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के बाद ये है ना 8 छक 48 का 8, हाथ लगा 4, 8 3 का 24, 24 4 288 हो जाएगा ना। 288 क्या होगा, पाई होगा ना। अब माइनस पता है कितना पाई होगा, बहुत बढ़िया 36 पाई। एकदम आराम से बनाना है, कोई घबराना नहीं है, घटाना है तो घटाना है, जोड़ना है तो जोड़ना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 252 पाई हो जाएगा ना। 3 से कटेगा क्या, हमको लग रहा है कट जाना चाहिए। 8 3 का 24, 8 4 3 12, सही है ना। के बराबर 84 पाई आएगा, 84 पाई आ गया ना। हमको पता है ना किसका मान निकालना है, आर का मान। टी का मान क्या रखना है, टी ही रखना है, नहीं टी समय पर, तो हमने आर का मान निकालना है। इसलिए हम फाइनल इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए होते तो ठीक होता है। इसलिए समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से सबका मान रख दीजिए, नहीं सबका मान मतलब के का मान और सी का मान, आर का मान तो हमें खुद निकालना है, और टी के जगह पे टी ही रखना है ना। तो बस आ गया, सब जान ही रहे हैं निकालना। तो कैसे आएगा, रखिए मान 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान तो नहीं रखना है ना, आर क्यूब बराबर के का मान 84 पाई, टी का मान क्या रखना है, टी का मान टी ही रखना है ना, प्लस सी का मान 36 पाई। बहुत बढ़िया। अब देखिए 4 पाई आर क्यूब बराबर, एक सेकेंड 4 से कटा दीजिए, नहीं सही है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब बराबर 21 पाई प्लस 9 पाई। 21 9 कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो बोल रहे हैं कि भी जुड़ जाएगा, कहाँ अलग अलग कर रहे हैं, टी है ना। तो पाई आर क्यूब बराबर 3 एकम में 3 3 दूना 6, नहीं पाई टी प्लस 9 3 27 पाई। क्या लगता है सब में पाई है ना, तो सब में पाई है तो पाई सब में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अभी नहीं तो कभी कटवे करेगा। तो आर क्यू बराबर क्या आया 63t प्लस 27। क्या लगता है जब वर्ग होता है तो वर्गमूल चढ़ता है, जब घन है तो घनमूल, घनमूल मैंने पावर कितना, पावर घनमूल का कितना होता है पावर 1/, बहुत बढ़िया 1/3 आ गया आर का मान टी के रूप में। हाँ देखिएगा यही आंसर आया है क्या, सेम टू सेम बना लीजिए, कुछ तो नहीं।